हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू बाइग्रेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से अमेंडमेंट लेके आया जाता है, हम उस प्रोसेस को समझेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट ले आती है बाय सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन वो मेजॉरिटी जो है ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, और कौन कौन सी मेजॉरिटी से किस किस तरीके के अमेंडमेंट होते हैं, हमें वो वाली चीज भी बहुत अच्छे से यहाँ पे समझनी है। So, like any other written constitution, the Constitution of India provides for its amendment in order to adjust itself for the changing condition and the needs. ठीक है, अब जब सोसाइटी इवॉल्व होती है तो अलग अलग नीड्स भी हमें देखने को मिलती है। लाइक 1950 में इंडिया की कुछ अलग डिमांड थी, 55 में अलग थी, आज के टाइम में अलग है। जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, अडॉप्ट हुआ, तब इंडिया की कुछ अलग डिमांड थी। लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो कुछ कुछ चीजें बदल गई है। तो आज की नीड के अकॉर्डिंग हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हटानी पड़ती है, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है टू लिंक विद इट विद द प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। If the procedure laid down for the amendment is neither easy as in Britain nor it's as difficult as USA. In other words, the Indian constitution is neither flexible nor rigid but a synthesis of a both. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है वो बहुत इजी होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे, ब्रिटेन में देखो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर पुराने लॉ में कुछ चीजें ऐड करनी हो, रिपील करनी हो, तो बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत इजी माध्यम से हो जाती है, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। लेकिन यूएसए में हम लोग देखते हैं कि यूएसए में चीजें बहुत डिफिकल्ट से होती है, वहां पे अमेंडमेंट बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर से होते हैं, और इसलिए वहां पे भी बहुत कम अमेंडमेंट हुए हैं, है ना। तो इसलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। फ्लेक्सिबल मतलब इजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इजी भी है प्लस डिफिकल्ट भी है। इजी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है, और कुछ चीजें ऐसी है जहां पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी भी लगती है। वो इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझिए। Article 368 in Part 20 of the Constitution deals with the power of the Parliament to amend the Constitution and its procedure. Article 368 में है Constitution की amendment power, जिससे कि Parliament Constitution को amend करता है। It states that Parliament may exercise to its the constituent power amend by the way of addition, variation or repeal any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose. However, Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the Constitution. लेकिन Parliament उन provisions को amend नहीं कर सकती जो कि basic structure का part है। और basic structure क्या है ये हम लोग already समझ चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर रूलिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में दी थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर पार्लियामेंट उसे अमेंड करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। क्लियर है। नाउ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अब हम प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट भी समझेंगे और टाइप्स, प्रोसीजर एंड टाइप्स भी समझना है हमें, तो कंफ्यूज मत होना। फिलहाल हम बात करेंगे प्रोसीजर पे। ठीक है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट एंड देन वी विल टॉक अबाउट टाइप्स फॉर द अमेंडमेंट। ठीक, the procedure for the amendment of the constitution is laid down in article 368 is as follow. आर्टिकल 368 में क्या क्या प्रोसीजर हैं, हम एक बार उसके बारे में बात करते हैं। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पस ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। अब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के माध्यम से होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हो सकता। लाइक कर्नाटका की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं लेके आ सकती। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है। अब ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जब बिल इंट्रोड्यूस होगा तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा? इन दोनों जगह में से बिल कहां पे इंट्रोड्यूस होगा?
बिल इन दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, छोटी छोटी चीजों में, वरना आप लोग एग्जाम में सिर्फ लोकसभा पे टिक करके आ जाते हैं। दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला। क्लियर? द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बिल मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर क्या होता है ये मैं आपको पार्लियामेंट के लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, जो भी मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं होता है उसे हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। एंड इट डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं लगती है कॉन्स्टिट्यूशन बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम मनी बिल पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का पहले अप्रूवल लेना जरूरी है। जब प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल देते हैं देन मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर हमको इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेना जरूरी नहीं है, उसमें प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लगेगी। हम डायरेक्टली वी कैन इंट्रोड्यूस ईदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, जिसमें भी हमको बिल इंट्रोड्यूस करना हो वहां पे। क्लियर? द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहां पे देखो बहुत समझने वाली बात है, जिसको भी आज तक स्पेशल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो वो अभी समझ जाएंगे। प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी थोड़ा सा सभी के लिए कंफ्यूजिंग भी होता है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, that is majority that is not more than 50 member, that is more than 50% of the total membership of that house। अब पहली बात इन्होंने कहा गया है, पहला स्टेटमेंट है कि मेजॉरिटी 50% मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लोकसभा में कितने मेंबर हैं? लोकसभा में है 543। एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। अब 543 का 50% कितना होगा? हम 543 का हम लोग 50% निकालेंगे तो 272 आएगा, 271 पॉइंट समथिंग आएगा। हमने से 272 लिया। 272 मेंबर्स के वोट कंपलसरी हैं, 272 मेंबर्स के वोट कंपलसरी हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना हो तो। ये पहली कंडीशन है। ठीक, अब यहां पे ऐसा समझ लेते हैं कि 3 मेंबर की डेथ हो गई है, 3 मेंबर की यहाँ पे डेथ हो गई है, तो स्ट्रेंथ कितनी हुई? तो स्ट्रेंथ हुई 540। अब 540 का 50% कितना होगा? अब यहाँ पे 543 का 50% लगेगा या फिर 543 का 50% लगेगा। देखो यहाँ पे चाहे कोई सीट वेकेंट हो चाहे किसी की डेथ हो गई हो, इसका फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब कोई सीट खाली है, किसी की डेथ हो गई है कोई एमपी की, वी डोंट केयर, हमें तो 543 का 50% चाहिए। हम 540 का 50% नहीं निकालेंगे अगर 3 मेंबर की डेथ हो गई है तो भी। क्लियर है? टोटल मेंबरशिप का ही निकाला जाएगा। ठीक, तो पहली कंडीशन ये हो गई कि 272 वोट तो कंपलसरी हो गए। क्लियर है? तो ये वाली कंडीशन हमारे कोई काम की नहीं है। अब हम वापस सेकंड कंडीशन देखते हैं, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड majority of 2/3 of the member present and voting, and majority of 2/3 of member present and voting। सेकेंड कंडीशन क्या दी है? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखो यहीं पे पूरा किक है, यहीं पे आपको सारी चीजें समझनी है, क्योंकि इसी वाले कॉन्सेप्ट पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जब भी मेजॉरिटी की बात आती है तो ये दोनों प्रिंसिपल्स लगते हैं और हम हमेशा इस वाले प्रिंसिपल में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मान लो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग में, अब हम मान लेते हैं कि आज 400 मेंबर आए लोकसभा में। ठीक है, आज लोकसभा में 400 मेंबर आए हैं, तो 400 का 2/3 कितना होगा? 400 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो 400 का 2/3 अगर हम निकालते तो समथिंग 266 या 267 समझ लेते हैं, 267 वोट्स चाहिए एक बिल को पास होने के लिए। लेकिन यहां पे हमने देखा कि एक बिल को पास होने के लिए 272 मेंबर्स चाहिए। तो क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए बिल पास नहीं होगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है,
कोई भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हो रहा है तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अब भले ही 400 मेंबर आए हैं, 400 के अगर हमने 2/3 निकाले तो 267 हुए हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन में हमने क्या देखा था, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप में तो 272 वोट्स चाहिए, मतलब 272 वोट्स चाहिए ही। तो बिल 272 मेंबर्स की वोट से पास होगा, 267 मेंबर्स की वोट से पास नहीं होगा। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसे नहीं समझ में आया होगा उसे अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 543 का 272 निकाला, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लो पूरे के पूरे 543 मेंबर्स आ गए। कितने आए? पूरे के पूरे 543 मेंबर्स आ गए, पूरे के पूरे 543 मेंबर्स आ गए। तो 543 का 2/3 कितना होगा? कुछ 300 प्लस होगा। ठीक है, कुछ 300 प्लस होना चाहिए, हम अभी कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, कुछ 300 प्लस होगा। तो क्या फिर वो बिल 272 के वोट से पास हो जाएगा? क्या वो बिल 272 के वोट से पास हो जाएगा? जी नहीं, वो 272 के वोट से पास नहीं होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर कुछ वोट्स हमें मिल जाते हैं लाइक 340 के समथिंग, तो फिर ये बिल पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल पास हो जाएगा। क्लियर है? आगे समझ में, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए। ठीक, समझ गए आप? अब हम बढ़ते हैं आगे। जिसे नहीं समझ में आए हो एक बार फिर से इस वीडियो को यहाँ पर देखिएगा, टाइम मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Each house must pass the bill separately. In case of any disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting of two houses for the purpose of deliberation and passage of the bill. अब ये जो बिल जो पास होंगे ये सेपरेटली पास होना चाहिए, यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे हम देखते हैं कि जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। ठीक है, if the bill seeks to amend the federal provision of the constitution, it must also be ratified by the legislature of half of the state by simple majority, that is majority of the house present and voting. अगर बिल कोई फेडरल प्रोविजंस पे कहीं ना कहीं आहत देता हो, लाइक कोई स्टेट की कोई पावर कम करता हो या स्टेट को कोई पावर देता हो, तो फिर उसे 50% ऑफ द स्टेट से भी पास होना चाहिए। जितने भी टोटल नंबर ऑफ द स्टेट हैं उसका 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी पास करना पड़ेगा उसको, लेकिन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से काम बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? After duly passed by both the houses of the parliament and ratified by the state legislature where the bill is presented, the president give for an assent. जब ये सब कुछ पूरा प्रोसेस हो जाता है तब ये बिल कहां पे जाएगा? प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट। क्लियर हुआ? अब एक चीज और है, यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे इसे सिंपल मेजॉरिटी बोला गया था, लेकिन हम देखते हैं कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिंपल मेजॉरिटी हम उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए, वो होगी सिंपल मेजॉरिटी। इन सीट्स की जितनी मेजॉरिटी चाहिए वो हो गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग टर्म, ये हर जगह बुक में पैरेलली यूज होते हैं, लेकिन मैंने आपको पार्लियामेंट में बहुत अच्छे से बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो अब हम ये वाला आपको पूरा यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ही कैन नेदर विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल नॉर कैन रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन टू द पार्लियामेंट। अब जब ये पूरा जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट, वो वापस रिकंसिडर भी नहीं कर सकते हैं इसको, ना ही वो उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मेजॉरिटी से पास हुआ है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही होगा। वो अपने पास में भी नहीं रख सकते, उसे रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं दे सकते हैं। ही इज बाउंड टू गिव द एसेंट। After the president assent, the bill becomes an act, that is a constitution amendment act, and the constitution stands amended in accordance with the terms of the act. अब जब president ने assent दे दिया तो वो bill किस में convert होगा? Bill will convert into act, and that is known as constitution amendment act. Clear है? ये वाली चीज भी हमें समझ में आ गई।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में दो तरीके के, देखो एक तो अमेंडमेंट बताए गए हैं, उन्होंने बताया कुछ अमेंडमेंट जो होते हैं वो आर्टिकल 368 से रिलेटेड होते हैं और कुछ अमेंडमेंट होते हैं जो आर्टिकल 368 के अलावा जो अमेंडमेंट भी होते हैं कुछ कुछ। तो ऐसे दो तरीके में उन्होंने उसको बाइफरकेट किया है। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम बात करेंगे आर्टिकल 368 पे, हम हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन अभी के लिए रखते हैं। आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर द टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, दैट इज बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो थ्रू द रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से हो जाते हैं और कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिनमें रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स भी लगता है, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। तो कुछ अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू और कुछ अमेंडमेंट स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होते हैं। अभी के लिए आप अभी इतना समझिए, ठीक है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज, 3 वे में हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। अब इन 3 कैटेगरी में हम इनको अच्छे से समझेंगे कि इन 3 कैटेगरी के थ्रू यहाँ पे अमेंडमेंट हो रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होगी, कौन कौन सी चीजें हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होगी और कौन कौन सी चीजें हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी जो अभी मैंने आपको समझाई थी 2/3 वाली, प्लस कौन सी चीज होगी, प्लस यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की भी, स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास होना जरूरी है। क्लियर? सो हम बात करते हैं बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट अ नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 है। अब ये जो सिंपल मेजॉरिटी है ये 368 के अंदर कवर नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट पे आपको इस लेक्चर में 2 चीज पे ध्यान देना है। अमेंडमेंट होंगे लेकिन वो अमेंडमेंट या तो आर्टिकल 368 के तहत होंगे या वो अमेंडमेंट जो एनी अदर आर्टिकल अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 368 है, अपार्ट फ्रॉम 368 ए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 368 ए नहीं है, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 368 द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। अब कौन कौन से अमेंडमेंट होते हैं जो कि आर्टिकल 368 में नहीं आते हैं, उनकी हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अब जो कोई नया स्टेट बनाना, ये करना, ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं लगता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज और द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, नया स्टेट बनाना, उनकी बाउंड्री को ऑल्टर करना, उनके नाम बदलना, ये सारी चीजें सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। और ये कौन कर सकता है, ओनली अमेंडमेंट कैन ओनली बी डन बाय पार्लियामेंट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अमेंडमेंट कैन ओनली बी डन थ्रू पार्लियामेंट। अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना और उसको अबॉलिश करना, ये भी काम भी किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में। जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। सेकेंड शेड्यूल एमेंडमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन फॉर द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड जजेस, इन सब का भी रिलेटेड, इन सब में कुछ चेंजेस लेके आना, ठीक है। गवर्नर, प्रेसिडेंट, इन सब के प्रिविलेजेस में, सैलरीज वगैरह में चेंजेस लेके आना, ये सब भी पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। देन क्वायरम इन पार्लियामेंट, क्वायरम कितना है, 1/10 होना चाहिए ना, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब इसको बढ़ाना है, घटाना है, ये भी पार्लियामेंट अपने सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। नाउ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटी। ये देखो एकदम बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो बेसिक से जो हैं कि सैलरी बढ़ाना घटाना, क्वेरम बढ़ाना घटाना, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सब सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हो जाती है। किसी स्टेट की बाउंड्री कम करना घटाना, इन सब के जो पावर हैं ये सब पार्लियामेंट के पास में, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ प्यूजाइन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। अब प्यूजेन जजेस मतलब क्या होता है, जजेस ऑफ द लोअर रैंक, जो लोअर रैंक के जजेस होते हैं उनके नंबर बढ़ाना घटाना। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा जुरिस्डिक्शन देना, मतलब सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी ज्यादा पावर देना, ठीक है। ज्यादा पावर देने की बात हो रही है, पावर लेने की बात नहीं हो रही है, पावर देने की बात हो रही है यहाँ पे। use of official language, citizenship, acquisition and termination, election of parliament and state legislature, delimitation of constituencies,
Union territories, fifth schedule that is administration of scheduled areas, scheduled tribes, sixth schedule that is administration of scheduled areas. ठीक है, इन सब का जो भी है ये सब सिंपल मेजॉरिटी से होता है। बाय हार्ट इनको लर्न करने की कोशिश मत करना, बाय हार्ट लर्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये है कि इनकी एक एक रीडिंग आप लगाते रहना हर 2-2, 3-3, 4-4 दिन में कि सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन सी चीजें हो सकती है। या फिर और भी एक अच्छा काम है, आप क्या कर सकते हैं कि जो चीजें जैसे न्यूज में आती है, मान लो कि कोई स्टेट न्यूज में आया कि कोई स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर किया जा रहा है, तो फिर ये आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सी मेजॉरिटी से होता है। अगर कोई चीज न्यूज में आ रही है तो उस चीज को भी आप फोकस करना, उस चीज पे ज्यादा फोकस करना। एक बार इनकी रीडिंग लगा लेना, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। एक बार इन द सेंस हर थोड़े थोड़े दिन में एक एक रीडिंग लगाना। एक बार मतलब ये नहीं कि आज रीडिंग कर लो और कल से भूल जाओ, ठीक है। इनकी रीडिंग करे बाद इनकी बार बार वीक टू वीक में आप रिवाइज करते रहना, और जो चीज न्यूज में है उस पर ज्यादा ध्यान रखना है आपको। Now, by the special majority of the parliament, the majority of these provisions in the constitution need to be amended by the special majority. That is a majority that is more than 50% of total membership of each house and majority of 2/3 member of house present and voting. ये वही वाली चीज है जो अभी मैंने आपको व्हाइट स्लाइड पे थोड़ी देर पहले जो आपको पूरा वो समझाया था, 2/3 और टोटल मेंबरशिप वाला, ठीक है। द एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप मींस दैट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर देयर आर वैकेंसीज और एब्सेंटीज। वही वाली बात है कि टोटल मेंबर्स की बात हो रही है, चाहे वो एब्सेंट हो चाहे वो वैकेंसी हो। 543 सीट्स है तो 543 सीट्स का हाफ होना जरूरी है, 272। क्लियर है। देन अब इन सब में कौन कौन सी चीजें होती है? दीज प्रोविजन विच कैन बी अमेंडेड बाय दिस इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज। अब यहाँ पे क्या बोला है? ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज। अब फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी ये है कि वो सारे अमेंडमेंट जो फर्स्ट कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं और वो सारे अमेंडमेंट जो थर्ड कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इस सेकंड कैटेगरी का पार्ट बन जाएंगे। एक बार इनकी रीड लगा लो, ठीक है, एक क्विक रीड देख लो कि जो भी अमेंडमेंट इस फर्स्ट कैटेगरी के नहीं है और जो भी अमेंडमेंट इस थर्ड कैटेगरी के नहीं है वो ऑटोमेटिकली इस सेकंड कैटेगरी का पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इनके ये जो प्रोविजंस है इनमें स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। नाउ अब इससे भी एक ऊपर वाली मेजॉरिटी की बात करें जिसे हम स्पेशल मेजॉरिटी भी बोलते हैं, कोई सुपर स्पेशल मेजॉरिटी भी बोलता है, बट मोस्टली इसे स्पेशल मेजॉरिटी ही बोला जाता है। बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट, यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट है ये ऐड हो गया। These provisions of the constitution which are related to the federal structure of polity can be amended by special majority of the parliament। अब special majority of the parliament क्या है ये अभी हमने देखा था, वो हमें समझ में आ गया 2/3 वाला, प्लस also the consent of half of the state legislature by simple majority। लेकिन स्टेट में जो इन बिल्स, ये जो बिल्स टेबल होंगे स्टेट में सिर्फ और सिर्फ इनकी सिंपल मेजॉरिटी लगेगी, स्टेट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं लगेगी। 2/3 मेजॉरिटी वाला काम सिर्फ पार्लियामेंट में है लेकिन स्टेट में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाएगा। If one or some of the remaining states take no action on the bill, it does not matter. The moment half of the state give their consent, the formality is completed। ठीक है, अगर आधे स्टेट दे देते हैं और आधे स्टेट नाराज भी हैं और कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं तो भी मैटर नहीं करता। जैसे हाफ ऑफ द स्टेट्स ने, टोटल नंबर ऑफ द स्टेट के जैसे हाफ ऑफ द स्टेट ने उस बिल को पास किया, उस बिल पे अपना कॉन्सेंट दिया, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कॉन्सेंट टू द बिल। अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया लेकिन हो सकता है वो 1-1.5 साल तक पड़ा ही है उस स्टेट लेजिस्लेचर में, उसे हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 6 महीने के अंदर अंदर पास करना ही है। क्लियर है? नाउ कौन कौन से प्रोविजन है जो कि इस वे में अमेंडमेंट होते हैं? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इट्स मैनर। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस मैनर में क्यों होगा? क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट स्टेट का भी है और प्रेसिडेंट यूनियन का भी है ना, प्रेसिडेंट दोनों का है ना। तो यहाँ पे स्टेट का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। जो भी मैटर हो जहां पे स्टेट का इंटरेस्ट आता हो वहां पे ये वाला प्रोविजन लगता है। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना, ठीक है, स्टेट्स के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में कुछ चेंजेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, जो इनकी पावर्स जो डिफाइन है, जो कि हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में पढ़ेंगे अभी आगे,
उन पावर्स में अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना, क्योंकि वहां पे स्टेट्स की पावर जा रही है या आ रही है, ठीक है। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल क्या है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये वाली लिस्ट है, ठीक है। अगर उनमें कोई चेंजेस हैं तो फिर इनकी स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है जो कि सरकार अपने पास लेना चाहती है यूनियन लिस्ट में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368 इटसेल्फ में भी अगर कोई चेंजेस लेके आने हो तो स्टेट का यहाँ पे कॉन्सेंट लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी तक अब हमने देख ली, बात कर ली हमने प्रोसीजर्स की बात कर ली और हमने टाइप्स की बात कर ली कि किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली स्पेशल मेजॉरिटी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, critics have criticized the amendment procedure for the constitution on following grounds। अब हम grounds देखते हैं। There is no special provision for a special body like constitutional convention as in USA or constitution assembly for amending the constitution। The constituent power is vested in parliament and not in few cases in the state legislature। The power to initiate an amendment to the constitution lies with the parliament। Hence, unlike in USA, the state legislature cannot initiate any bill or proposal for amending the constitution। सबसे पहले हम पहला वाला पॉइंट की बात करते हैं। पहले वाले पॉइंट में देखो क्या कहा गया है कि यूएसए में एक स्पेशल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की एक स्पेशल बॉडी है। ये लेके आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, शुरुआत इस बॉडी से होती है। हमारे यहाँ कैसे होता है, पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पूरा प्रोसेस करती है, लेकिन यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन से यहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन वो सेनेट वगैरह यहाँ से पास होकर चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इंडिया में से कहा जा रहा है कि सारी पावर पार्लियामेंट के पास में है, एंड लाइक हमारे पास कोई स्पेशल बॉडी नहीं है जो इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में स्टडी करेगी कि क्या जरूरत है, कौन कौन सी चीजों की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सरकार जो है वो सरकार अपने पॉलिटिकल वोट्स को भी ध्यान में रखती है, इसलिए ऐसी स्पेशल बॉडी होनी चाहिए थी। फिर यूएसए में ऐसा बोला गया है कि यूएसए में स्टेट के पास में भी पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। किस तरीके से होती है उसको देखते हैं, ठीक है। द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट। हेंस अनलाइक इन यूएसए द स्टेट लेजिस्लेचर cannot initiate any bill or proposal for amending the constitution except in one case, that is passing a resolution requesting the parliament for creation or abolition of legislative council in the state। I hear also the parliament can either approve or disapprove the such resolution or may not take any action। अब यूएसए में क्या होता है, अगर स्टेट भी जैसे रेजोल्यूशन वगैरह दे देता है जैसे 2/3 मेजोरिटी वगैरह से, तो चीजें आगे बढ़ जाती है वहाँ अमेंडमेंट की। लेकिन इंडिया में स्टेट के पास क्या कोई पावर है, हमारे यहाँ स्टेट के पास सिर्फ एक ही थोड़ी बहुत पावर है, वो भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड, कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए पहले स्टेट में स्पेशल मेजॉरिटी से उस रिजोल्यूशन को पास होना चाहिए, देन वो कहाँ पे जाता है, वो पार्लियामेंट के पास जाता है। और ऐसा भी नहीं कि स्टेट ने स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया है तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना ही देगी, उसमें भी पावर किसके पास में, उसमें भी पावर पार्लियामेंट के पास में ही है, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट अलोन, ईदर बाय स्पेशल मेजॉरिटी और बाय सिंपल मेजॉरिटी। ओनली इन फ्यू केसेस द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड एंड दैट टू हाफ ऑफ देम, व्हाइल इन यूएसए इट इज 3/4 ऑफ द स्टेट। यूएसए में 3/4 स्टेट का जरूरी है, 3/4 स्टेट्स को रेक्टिफाई करना जरूरी है, बाकी इंडिया में सिर्फ हाफ ऑफ द स्टेट्स ही है। तो यूएसए में हमने देखा कि प्रोसीजर कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कितना ज्यादा एक तरीके से देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वहां पे बहुत मुश्किल से होता है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेमवर्क विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेक्टिफाई और रिजेक्ट और अमेंडमेंट सबमिटेड टू देम। Also, it is silent on the issue whether the state can withdraw their approval after according the same। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो टाइम लिमिट नहीं है कि स्टेट को कितने टाइम में रेक्टिफाई करना है, वो जो 50% ऑफ द स्टेट को जो स्पेशल मेजॉरिटी से जो पास करना रहता है ना, उसको रेक्टिफाई करना रहता है, एक तरीके से कॉन्सेंट देना होता है, उसका टाइम लिमिट नहीं है। प्लस यहाँ पे एक बात और की गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्सेंट दे दिया है लेकिन हमें नहीं देना था तो ये वाला प्रोविजन भी नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है जो कि आपकी बुक में नहीं लिखी है,
उसको भी हमें समझना है। हम सारी चीज़ों को यूएसए से क्यों कंपेयर करते हैं? देखो, क्रिटिसिज्म में लिखना होगा तो हम ये चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन इंडिया अपने आप में एक यूनिक कंट्री है। इंडिया के अपना एक अलग फेडरलिज्म है, यूएसए का एक अलग फेडरलिज्म है। वहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म चलता है यूएसए में, और इंडिया का है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस करेंगे तब आपको और क्लियर होगी चीज़ें, लेकिन हम सारी चीज़ें हम यूएसए को एज अ बेस लेके क्यों चलते हैं? इसका रीज़न, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, हमें चीज़ें यहाँ से लिंक करनी है, पॉलिटिक्स हमें इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक करना है। मैं जब आपको सॉफ्ट पावर पढ़ा रहा था तो सॉफ्ट पावर में मैंने आपको क्या बताया था? सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे ना। तो सॉफ्ट पावर जब हम पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल रिलेशन का एक लेक्चर है, तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि यूएसए ने कैसे अपनी सॉफ्ट पावर बना के रखी, कि हम सारी चीज़ें यूएसए के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कंपैरिजन होता है तो हमने यूएसए को एक बेंचमार्क सेट करके रख लिया। हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में यूएसए से ज़्यादा बेटर हो, लेकिन यूएसए की वो सॉफ्ट पावर ऐसी है कि हम सारी चीज़ें उससे कंपेयर कर जाते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि हमें सारी चीज़ें यूएसए से क्यों कंपेयर करना है। इंडिया एक यूनिक कंट्री है, उसके यूनिक फीचर्स हैं, और हमें हमारी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे डिसीजंस लेने होंगे। हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होना चाहिए, ना कि यूएसए के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये कभी आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले तो इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी ऐड किया। देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इफ देयर इज डेडलॉक ओवर द passage of constitution amendment bill. On the other hand, a provision for joint sitting is made in these case of an ordinary bill. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, और ये चीज़ सही है। अब सही कैसे है? देखो, जब हम लोग जॉइंट सिटिंग पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग बताया था, तो मैंने बताया था कि जॉइंट सिटिंग में यूजली जो लोकसभा होती है, लोकसभा अपने टुवर्ड्स बिल को ले जाती है, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स हैं ना। लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में कम मेंबर्स हैं, तो हमेशा जो चीज़ें होती है वो लोकसभा के टुवर्ड्स टिल्टेड होती है, और लोकसभा में सरकार की बहुमत होती है। तो अच्छा है, ये एक अच्छा प्रोविजन है कि दोनों में बिल सेपरेटली पास हो रहे हैं, क्योंकि अगर राज्यसभा से बिल पास हो रहा है तो वो क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है कि वहाँ पे स्टेट्स की भी मंजूरी है, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट्स का एक तरीके से है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी हो सकता है लोकसभा में सीट नहीं हो, लेकिन उनकी राज्यसभा में बराबर सीट है, क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं बहुत सारी इंडिया में, ये आपको पता है। तो इसलिए ये प्रोविजन तो अच्छा है कि दोनों का सेपरेटली बिल पास हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजॉरिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स आर पास बाय पार्लियामेंट इन द सेम वे एज एन ऑर्डिनरी बिल। ये तो वही सारी बात है। Here is also provision relating to the amendment procedure are too sketchy, hence they leave a wide scope for taking a matter to the judiciary। अब यहाँ पे ऐसा बताते हुए कि अमेंडमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसमें भी कोई भी अमेंडमेंट होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी अमेंडमेंट छोड़ो, कोई बिल भी पास होता है तो भी केसेस जुडिशरी में चल जाते हैं, लेकिन अमेंडमेंट हो रहा है तो भी केसेस जुडिशरी में चले जा रहे हैं। अब अमेंडमेंट ऑलरेडी इतनी एक अच्छी मेथड से हो रहा है, इतनी सारी मेजॉरिटी चाहिए, तो इसके क्रिटिसिज्म में हम अभी इसकी क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम इसके क्रिटिसिज्म में ऐसे लिख सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे भी एक बॉडी हो, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जैसा यूएसए के जैसे यहाँ पे भी एक बॉडी हो, तो हो सकता है सारे केसेस इतने जुडिशरी में नहीं जाए, क्योंकि और जितना ज़्यादा मेथड रिग्रेस होगा उतने कम अमेंडमेंट होंगे, और जुडिशरी को भी ऐसा लगेगा कि भैया इतने एक तो वोट जुटाना ही बहुत मुश्किल काम है, उसके बाद में भी कर दिया तो मतलब ये बात है कि पार्लियामेंटेरियंस की सुननी चाहिए, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो भारत की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आज की तारीख में भी जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो वाकई में एक तरीके से देखो तो उनमें मेजॉरिटी लगती है, और जब जुडिशरी उसे स्ट्रक डाउन करता है तो एक तरीके से पार्लियामेंट इसी वे में काम कर रही है, बिकॉज पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ इट्स सिटीजंस। लेकिन अगर जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज भी नजर में आ रही है कि जुडिशरी है वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी बातें नहीं सुन रही है, और किसकी चल रही है? जो अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गए? जुडिशरी हो गई। तो अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं सुन रहे हैं। ये एक यहाँ पे हम जुडिशरी का क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द टॉपिक है थोड़ा, लेकिन हमें चीजें अब ऐसे ही लिंक करनी होगी, बिकॉज हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हमें चीजें समझ में आने लग गई हो। Despite these defects, it cannot be denied that
The process have proved to be simple and easy and succeeded in meeting the changing needs and condition. अब यहाँ से हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पता होने चाहिए. सो वी आर डन विद द नेगेटिव, और अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोसीजर का पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है. The procedure is not so flexible as to allow the ruling party to change it according to their whims, nor it is rigid to be incapable of adapting itself to the changing needs. It is rightly said by K.C. Vieira, strikes a good balance between flexibility and rigidity. अब ऐसे अगर कुछ ऑथर्स या कुछ स्कॉलर्स के नाम आ जाते हैं ना, तो अगर हम इन्हें कोट करते हैं तो हमें मेंस में 1 नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, और 1 नंबर बहुत होता है हमारे एग्जाम में. ठीक है, तो केसी वियरे बोलते हैं कि एक अच्छा है कि ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अच्छा बैलेंस बना रहा है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में. उन्होंने बोला कि अभी जो हमने आंकड़े देखे, जो मैंने आपको ये 2/3 वाला समझाया था, उन्होंने बोला कि 2/3 भी लाना कोई इतनी सरल बात नहीं है. 2/3 भी एक बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, और अच्छी बात है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा. प्लस रिजिड भी है कि ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत सारे नंबर्स लगते हैं. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एक सही दर्शाया अपने इंडिया के प्रोसीजर को, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर है उसको. इन दिस कॉन्टेक्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, while we want this constitution to be as solid as permanent as we can, there is no permanence in the constitution. There should be certain flexibility. If you want to make a constitution rigid and permanent, you can stop the nation growth, the growth of a living vital organic people. वो यही बोल रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट हो, और कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट भी है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चेंजेस समय के अकॉर्डिंग जरूरी है अगर नेशन की ग्रोथ की, अगर हमें नेशन की ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना है, तो नहीं तो देश की ग्रोथ रुक जाएगी. इसलिए हमने थोड़ा सा उसमें ढील दे दी है, ये कहते हुए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. Similarly, Dr. B.R. Ambedkar observed in the Constituent Assembly that the Assembly has not refrained from putting a seal of finality and infallibility upon the Constitution by denying the people the right to amend the Constitution as in Canada, or by making the amendment of the Constitution subject to fulfill the extraordinary terms and conditions as in America or Australia, but has provided a facile procedure for amending the Constitution. अब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे एक सील ऑफ फाइनलिटी नहीं लगाई है. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो अब इसे कोई बदल ही नहीं सकता, एकदम खत्म, मतलब जो है बस यही है, अब कुछ नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगी. जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उन्हें हम चेंज भी नहीं कर सकते. ठीक है, और जो छोटे छोटे जो चीज़ें आएंगी उनको सरकार अपने टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग बदलेगी. जैसे उन्होंने कनाडा का एग्जाम्पल दिया कि कनाडा में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल है. कनाडा से ईजी है थोड़ा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का. ठीक है, कनाडा से इजी है थोड़ा सा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन कनाडा में बहुत ही मुश्किल है. तो उन्होंने बोला हमें ऐसा नहीं करना था, हमें एकदम फाइनल सील नहीं लगानी थी. कॉन्स्टिट्यूशन वही है, लेकिन उसमें समय के अनुसार चेंजेस होना जरूरी है. K.C. Vieira has admired the variety of amendment procedure contained in the Constitution. He said, "This variety is amending the procedure is wise but rarely found." According to Granville Austin, the amending procedure have proved itself one of the most ably conceived aspect of the Constitution. Although appears complicated, it is merely diverse. अब जो ग्रैनविले ऑस्टिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं. इनके स्टेटमेंट आप इनका नाम के साथ कहीं भी कोट करेंगे, नंबर मिलेंगे आपको. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमें जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो आपको भले ही कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, जैसे हमें भले ही कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन वो बहुत सही है, और ऐसा ही होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी. आई होप आपको ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर, टाइप्स और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. ये लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.